हाय दोस्तों, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ और विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा गाइस, हमने आज तक 5 ट्यूटोरियल पढ़ लिए। आज हमारा छठा ट्यूटोरियल है, 6th ट्यूटोरियल। चलो फटाफट आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज क्या करने वाला है, आज मैं बता दूं पहले ही आपको, टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पे सवाल है गाइस? फजान्स रूल, लैटिस एनर्जी और डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे सवाल हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। जेईई मेंस में इनके सवाल काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट इनके क्वेश्चंस थोड़े से देख लेते हैं वन बाय वन। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। पहला सवाल है आपके सामने। इन्होंने सिंपल सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब तो आप सोच रहे होगे भैया ये तो चीटिंग होगी, आपने हमें बोला फजान्स रूल, डाइपोल मोमेंट और लैटिस एनर्जी के क्वेश्चंस होंगे, ये कैसा सवाल है? ठीक है बच्चों, ये सवाल लैटिस एनर्जी पे ही है। आइए मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये लैटिस एनर्जी का कैसे सवाल है, हाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लैटिस एनर्जी। मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं। लैटिस एनर्जी के अंदर हम कैसे असेसमेंट लेते हैं, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल लैटिस एनर्जी होती क्या है, चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लैटिस एनर्जी होती क्या है? व्हाट इज अ लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the energy required to break, it is the energy required to break 1 mole of lattice, 1 mole of lattice। लैटिस क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है एक। ठीक है, 1 मोल ऑफ 3D स्ट्रक्चर इनटू गैसियस आयंस। इन अदर वर्ड्स, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इस डेफिनेशन को और तरीके से समझा रहा हूं। मेरे पास एक 3D स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 3D स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड का है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, आपको याद होगा, ऐसा कुछ बताया था कि ये Na+ होता है, उसके बगल में Cl- होता है, फिर Na+ है, Cl- है, नीचे Cl- है, Na+ है, Cl- है, Na+ है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेट मी ड्रॉ दिस Na+, Cl-, Na+, Cl-। ये मैंने एक 2 डायमेंशनल लेयर बनाई है, ये मैंने एक 2 डायमेंशनल लेयर बनाई है। ऐसे ही जैसे ये वाला सोडियम है, मैं एक सोडियम को शेड कर रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। इस सोडियम के ऊपर भी एक क्लोराइड होगा, नीचे भी एक क्लोराइड होगा। इस लेयर, ये तो एक लेयर है ना, एक के ऊपर एक और लेयर, उसके नीचे एक और लेयर, तो ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। ठीक है, इसको आप लैटिस बोल दो अभी के लिए। इसको आप सोच लो, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये लैटिस है। अब इस लैटिस को, इस 3D अरेंजमेंट को, इस 3D स्ट्रक्चर को तोड़ने में जितनी एनर्जी आपकी खर्च हो जाती है, इट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। दैट मीन्स जितनी मजबूत इमारत होगी, जितना स्ट्रॉन्ग ये वाला स्ट्रक्चर होगा जो आपके सामने लिखा है, जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द 3D स्ट्रक्चर, हायर विल बी द लैटिस एनर्जी। बिकॉज लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? इस स्ट्रक्चर को तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है। अरे मकान जितना ज्यादा मजबूत होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी ना उस मकान को तोड़ने में। वही फीलिंग है, मकान अगर मिट्टी का बना होगा तो तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, तो लैटिस एनर्जी कम हो गई। ठीक है, अब यहां पे इसी लॉजिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि लैटिस एनर्जी का आइडिया हो गया आपको, लैटिस एनर्जी क्या होती है। अब नेक्स्ट चीज आपको पता होना चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। अगली चीज जो है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। ठीक है, साइज ऑफ एनायन अगर छोटा होगा, साइज ऑफ कैटायन अगर छोटा होगा, चार्ज ऑन एनायन अगर बढ़ाओगे, चार्ज ऑन कैटायन अगर बढ़ाओगे, इन सब फैक्टर से लैटिस एनर्जी बढ़ती है। ये बहुत ही शॉर्ट के अंदर
बहुत ही अच्छे तरीके से लिखवाए हैं फैक्टर्स। तो ध्यान देंगे, आपके पास जो लैटिस बना होता है वो कैटायन और एनायन से बना होता है, ठीक है। तो जो लैटिस एनर्जी को गवर्न करने वाले फैक्टर्स होंगे वो कैटायन एनायन के ही फैक्टर्स होंगे। अब कैटायन एनायन के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एक उनका साइज, एक उनका चार्ज। अगर फॉर एग्जांपल चार्ज की बात करते हैं, चार्ज को समझना बहुत आसान है। यहां पे आइए चार्ज की बात करते हैं। इस सोडियम पे अगर मैं चार्ज बढ़ा दूं, ये जो सोडियम शेडेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जितने भी सोडियम है इनको शेड कर देता हूं मैं। इन सोडियम पे मैं अगर चार्ज बढ़ा दूं, चार्ज बढ़ाने का मतलब है +1 की जगह +2 कर दूं। अगर चार्ज बढ़ा दूं तो आपको समझ आ रहा है क्लोरीन उस सोडियम को और अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, मजबूत इमारत और ज्यादा हो गई। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे मेरे वर्ड्स पे। अगर मैंने सोडियम +1 की जगह कोई और आयन ले लिया जिसमें +2 है, चार्ज बढ़ा दिया कैटायन का। अगर चार्ज बढ़ा दिया कैटायन का तो इन दैट केस आसपास वाले एनायन ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे आसपास वाले कैटायन को। ये जो डॉटेड चीजें दिख रही हैं आपको, ये जो डॉटेड लाइंस है, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कैटायन का चार्ज बढ़ गया। सेम केस विद एनायन का चार्ज, एनायन का चार्ज भी बढ़ जाएगा तो भी अट्रैक्शन बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ गई, इमारत और ज्यादा मजबूत हो गई, ठीक है। तो दोनों केस में सेम एक्सप्लेनेशन वैलिड है, चाहे कैटायन का चार्ज बढ़ाओ चाहे एनायन का चार्ज बढ़ाओ, दोनों में से किसी का भी चार्ज बढ़ा दो, लैटिस एनर्जी तो बढ़ती है, लैटिस एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, साइज। अब ये जो पैकिंग हो रखी है, ठीक है, ये जो आपको पैकिंग दिखाई दे रही है, इसमें पैकिंग तब ज्यादा इफेक्टिव होगी जब दोनों के साइज कम होंगे। जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनसे लैटिस उतने अच्छे नहीं बनते। ये इस फैक्ट से आपको पता चल रहा है, चाहे आप एनायन का साइज कम कर दो चाहे आप कैटायन का साइज कम कर दो, तो लैटिस एनर्जी को हेल्प ही होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कैटायन एनायन दोनों के साइज कम कर दो, छोटी चीजों से अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर बनेगा, वैसी फीलिंग है, ठीक है। तो कैटायन का साइज भी कम कर दो तो भी लैटिस बढ़ती है, एनायन का साइज भी कम कर दो तो भी लैटिस बढ़ती है, ओके। अब आप बोलोगे भैया अभी भी चीटिंग क्यों? क्वेश्चन था मेल्टिंग पॉइंट पे, आप मुझे लैटिस एनर्जी की थ्योरी चिपकाई जा रहे हो, है ना। ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि भैया पता नहीं क्यों लैटिस एनर्जी बताई जा रहे हैं, क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट है, लगता है भैया ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अरे सीधी सीधी बात है, लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट में रिलेशन होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आपको निकालनी आ गई है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। ये जो आपको ऊपर फैक्टर्स बताए हैं कैटायन एनायन वाले, ये जो आपको कैटायन एनायन वाले फैक्टर्स बताए हैं, इसके बेस पे लैटिस एनर्जी तो निकालनी आ गई है आपको, ठीक है। अब अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर को तोड़ना मुश्किल है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अगर लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ना मुश्किल है। अगर इस स्ट्रक्चर को तोड़ना मुश्किल है दैट मीन्स स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, मेल्ट नहीं होगा, स्ट्रक्चर जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो मेल्ट होकर लिक्विड में नहीं जाएगा। तो फीलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इफ लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, अगर ये बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब समझ आया? अब घंटी बजी। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है हाईएस्ट, दिमाग में चल रहा होगा, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। जितना मजबूत स्ट्रक्चर होगा, जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, उतना मुश्किल होगा उस स्ट्रक्चर को मेल्ट करने में, ठीक है। अब हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, अब देखो लैटिस एनर्जी किससे बढ़ती है? चार्ज से बढ़ती है। अब ये देखो पहला वाला NaCl, NaCl किससे बना हुआ है? Na+ और Cl- से।
KCl किससे बना हुआ है? K प्लस और Cl माइनस से। MgO किससे बना हुआ है बच्चों? MgO किससे बना हुआ है? Mg2 प्लस O2 माइनस। BaO किससे बना हुआ है? Ba2 प्लस, ठीक है, Ba2 प्लस एंड O2 माइनस। अब मुझे एक चीज बताओ, चार्ज कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? आपकी लैटिस एनर्जी ज्यादा करने के लिए आप यही आइडेंटिफाई करना चाहते हो ना, ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी इन चारों में से? तो सिंपल सा एनालिसिस है, चारों में से लैटिस एनर्जी कम किसकी होगी ये सोचो, जिसका चार्ज कम होगा, बिकॉज अगर चार्ज कम होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। ये चारों फैक्टर क्लियर है सबको? लैटिस एनर्जी बढ़ाने के लिए ये फैक्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लैटिस एनर्जी बढ़ाने के लिए मुझे चार्ज बढ़ाना है और साइज कम करना है। इतना ओपन किसी के लिए भी, कैटायन एनायन के लिए सेम रूल्स। लैटिस एनर्जी इंक्रीज करने के लिए साइज घटाना है, चार्ज बढ़ाना है, ठीक है। अब जरा यहां पे आइए, ऊपर वाले ए और बी ऑप्शंस में देखिए, ये आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इनका चार्ज कम है, मुझे ज्यादा चार्ज चाहिए। ज्यादा चार्ज चाहिए दैट मीन्स 2+ वाला चार्ज बेटर है, +1 से +2 बेटर है। ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगा लैटिस। सी और डी में से अगर आप चेक करेंगे, सी और डी में से किसका साइज छोटा है? बिकॉज अब इनका चार्ज बराबर है, चार्ज में कंपैरिजन कर नहीं सकते, है ना। Mg2 प्लस Ba2 प्लस चार्ज बराबर है। अब किसका साइज छोटा है उसकी लैटिस बेटर होती है। किसका साइज छोटा है? ऑब्वियसली मैग्नीशियम का साइज छोटा है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के थ्रू हमने लैटिस एनर्जी जैसे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप आपको चीजें स्ट्राइक कर रही हैं कि हमने किस तरीके से एनालिसिस किया है इसका। काफी टाइम स्पेंड कर लिया हमने इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। अच्छा, स्टेटमेंट्स को देख के समझ आ रहा है, ये FeCl2 और FeCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर रहा है। एक तरफ है FeCl2, दूसरी तरफ है FeCl3। जब भी कंपैरिजन की बात होती है, कंपैरिजन ऑफ आयनिक / कोवेलेंट कैरेक्टर, देखो ये हिंट देता है कभी भी, इफ देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर, कभी भी दो मॉलिक्यूल की आयनिक नेचर को कंपेयर करना है या दो मॉलिक्यूल की कोवेलेंट नेचर को कंपेयर करना है, तो ये हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? दैट यू हैव टू यूज फजान्स रूल। ये फजान्स रूल की एप्लीकेशन के ऊपर है, ठीक है। अब फजान्स रूल क्या कहता है? फजान्स रूल ये कहता है कि अगर छोटा कैटायन है तो वो ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है। अच्छा गाइज, अगर आपको फजान्स रूल में दिक्कत है, अगर आपने फजान्स रूल ढंग से नहीं पढ़ रखा, तो प्लीज़ पहले लेक्चर अटेंड करिए। मैंने अपने लेक्चर के अंदर फजान्स रूल और डाइपोल मोमेंट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो एक बार लेक्चर अटेंड करके फिर ट्यूटोरियल में आओ तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट अगर आपको पहले से ही आता है, फजान्स रूल बहुत अच्छे से आता है, सारी टर्म्स आपको क्लियर है, देन आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए, ठीक है। एनीवेज आई विल स्टार्ट विद फजान्स रूल। फजान्स रूल के हिसाब से दो चीज़ें हैं कैटायन की। अगर कैटायन का साइज छोटा है, एज पर फजान्स रूल, अगर कैटायन छोटा हो जाता है तो उसका चार्ज कंसंट्रेटेड हो जाता है। उसका अगर चार्ज कंसंट्रेटेड हो जाता है तो वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाती है सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने की। कैसे, मैं समझाता हूं। एक तरफ यहां पे भी क्लोराइड है, दूसरी तरफ यहां पे भी क्लोराइड है। इस तरफ Fe2+ है, इस तरफ Fe3+ है। नाउ यू टेल मी, कौन सा कैटायन ऐसा है जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा? क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को Fe2+ भी खींचेगा और Fe3+ भी खींचेगा, लेकिन ज्यादा कौन खींचेगा? जीतेगा कौन? खींचने में सक्सेसफुल ज्यादा कौन होगा? द आंसर इज Fe3+। दैट मीन्स मोर
कोवलेंट कैरेक्टर इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो इसका आंसर बी सीधा सीधा समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन ये कह रहा था इसमें से कौन सा ज़्यादा कोवलेंट है। तो आपने फजान्स रूल में 4-5 रूल्स मैंने पढ़ाए थे। फजान्स रूल की एप्लीकेशन में एक रूल था जिसमें बोलते थे कैटायन पे अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। दैट मीन्स वो सामने वाले एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देगा, ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, ज़्यादा खींचने से क्या होगा, ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाएगा। ये ज़्यादा खींच लिया ना उसने, ये वाला ज़्यादा खींच लिया ना, तो ज़्यादा खींचने का मतलब है ज़्यादा शेयरिंग में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, खींच के वो शेयरिंग में लेके जा रहा है। तो ज़्यादा खींचने का मतलब है मोर कोवलेंट कैरेक्टर इज इंड्यूस्ड, ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो गया। आई होप फजान्स रूल सबको क्लियर है। अगर क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका लैटिस के ऊपर था। लैटिस से आपने मेल्टिंग पॉइंट को रिलेट किया, आपको याद होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका फजान्स रूल के ऊपर था। तीसरा क्वेश्चन आपका डाइपोल मोमेंट के ऊपर है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन, आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू डी। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू डी। ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। द डाइपोल मोमेंट ऑफ KCl इज 3.336। तो यहां पे लिखता हूं म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 3.336 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम्ब मीटर। ये आपको डाइपोल मोमेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रखी है। ओके, विच इंडिकेट्स दैट इट इज अ हाईली पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अंग्रेजी है। द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आयंस इज दिस। आपको पता है म्यू को कैसे लिखते हैं, Q इंटू डी। क्यू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.336 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम्ब मीटर। और डी की वैल्यू गिवन है। What is the value of D? It is 2.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये बस कुछ नहीं करना, मैंने D की वैल्यू क्वेश्चन से ही उठाई है। तो गाइज ये सब देखने के बाद आपको क्या पता चल गया, ये वैल्यू पुट करके आपको क्या पता चल गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर -10 से यहाँ पे 19 हो गया। तो द Q की वैल्यू आ गई है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू कुछ आ जाएगी 1.28 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। व्हेन यू सॉल्व दिस, आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने म्यू इज इक्वल टू क्यू डी फॉर्मूला अप्लाई किया बस, जिसमें म्यू की आपको वैल्यू पता थी, डी की भी वैल्यू पता थी, तो क्यू की वैल्यू आ गई। 1 इक्वेशन 1 वेरिएबल, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू आ गई। अब इस Q का मतलब क्या है, Q का मतलब ये है कि जो KCl है, K पे प्लस Q चार्ज है, Cl पे माइनस Q चार्ज है, और उनमें डिस्टेंस कितना है, D। D की वैल्यू कितनी है, 2.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। और ये Q हमने निकाल लिया है। ये समझ आ रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ क्या है ये इस चीज़ पे फोकस करो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने निकाला क्या है, हमने ये निकाला है कि KCl में K पे प्लस Q चार्ज है, Cl पे माइनस Q चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू Q इंटू डी हो गई, और Q इंटू डी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और D की भी वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स इस Q, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसके अंदर जो Q है, उस Q की वैल्यू आ गई। ठीक है गाइज, अगर यहां पे 100% आयनिक कैरेक्टर मानते हुए चलते, मान के चलो इफ 100% आयनिक कैरेक्टर, अगर 100% आयनिक कैरेक्टर होता, स्पेलिंग गलत हो गया आयनिक कैरेक्टर के, अगर 100% आयनिक कैरेक्टर होता
तो आप डाइपोल मोमेंट को कैसे लिखते हैं, म्यू की वैल्यू लिखते हैं Q इंटू डी, बिल्कुल फॉर्मूला तो वही रहेगा, K और CL, इसमें डिस्टेंस तो वही पुराने वाला D होता जो यहाँ पे गिवन है, वही डिस्टेंस होता, लेकिन K पे चार्ज प्लस E का होता और क्लोरीन पे चार्ज माइनस E का होता, मतलब पूरा एक इलेक्ट्रॉन K को छोड़ के Cl में गया हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स म्यू की वैल्यू होती E इंटू डी, म्यू की वैल्यू होती E इंटू डी। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, D की वैल्यू कितनी है 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा 4.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 कूलम मीटर। ये पूछा गया है इसलिए निकाला है मैंने। उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ KCl मॉलिक्यूल इफ देयर वर ऑपोजिट चार्जेस ऑफ वन फंडामेंटल यूनिट लोकेटेड एट ईच न्यूक्लियस। दैट मीन्स वो ये कह रहे हैं कि आप KCl का उस, मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट तो बता दिया जब KCl पे प्लस Q और माइनस Q का चार्ज है, जब KCl पे प्लस Q और माइनस Q का चार्ज है तो उस केस में मैंने आपको म्यू बता दिया था। लेकिन आप मुझे उस केस का म्यू पहले बताइए जब K पे चार्ज प्लस E का है, Cl पे चार्ज माइनस E का है, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो बस वही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, D की वैल्यू तो वही पुरानी वाली यूज की है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पुट की है, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट आ गया अज्यूमिंग 100% आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया अगला सवाल, इससे भी अगला सवाल, अगला सवाल है कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ KCl। अब इसमें इस एनालिसिस से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि K पे प्लस Q चार्ज है, Cl पे माइनस Q चार्ज है और Q की वैल्यू कितनी है 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये एक्चुअल है, ये Q एक्चुअल है, रियलिटी में Q इतना है। अगर Q की वैल्यू, मार्क माय वर्ड्स, अगर Q की वैल्यू E के बराबर होती है, अगर Q की वैल्यू E के बराबर होती है तो उसे बोलते हैं 100% आयनिक कैरेक्टर। बात समझ आ रही है? मतलब Q की वैल्यू अगर E के बराबर है तो उसे 100% आयनिक कैरेक्टर बोलते हैं। लेकिन अब Q की वैल्यू E के बराबर तो नहीं है, Q की वैल्यू किसके बराबर है देखिए जरा, Q की वैल्यू किसके बराबर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगी। Q की वैल्यू है, Q को E से डिवाइड कर दो, Q को E से डिवाइड कर दो, क्या चीज़ आ गई 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, द आंसर इज 0.8। तो Q की वैल्यू 0.8 E के बराबर है। ये Q की वैल्यू किसके बराबर है 0.8 E के बराबर। अगर Q की वैल्यू E के बराबर होती है, अगर Q की वैल्यू E के बराबर होती है तो 100% आयनिक कैरेक्टर। अगर Q की वैल्यू 0.8 E के बराबर होती है तो 80% आयनिक कैरेक्टर। दिस इज द आंसर 80%। कैलकुलेशन समझ आई सबको? दो तीन चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोली थी, वो हमने कर दी। क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके मैंने किया इसलिए टाइम थोड़ा लग गया, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आई होप सबको कहानी समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल द कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोस्ट फेवर्ड इन, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होता है? क्या पढ़ा है बच्चों आपने फजान्स रूल में? मोस्ट फेवर्ड। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कब आता है? जब कैटायन छोटा होता है, क्योंकि छोटे कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होती है, सामने वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है अगर कैटायन आपका छोटा होता है तो। और एनायन कैसा होना चाहिए? एनायन आपका बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा एनायन है, इफ यू हैव अ लार्ज एनायन
लार्ज एनायन का मतलब है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, मतलब एक तरफ एनायन छोटा है, दूसरी तरफ एनायन बड़ा है। बड़ा एनायन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, छोटा एनायन मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा। किस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना आपके लिए आसान होगा? सोच के बताओ, लेफ्ट साइड या राइट साइड? किस इलेक्ट्रॉन को आप अपनी तरफ आसानी से खींच सकते हो? द आंसर इज वेरी सिंपल, द आंसर इज राइट साइड, बिकॉज ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिरफ्त से बहुत बाहर है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है ना अपनी तरफ, तो ये वाला राइट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो इट्स लूजली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड का मतलब है आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर ए है, स्मॉल एनायन, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। वेरी सिंपल। फजान्स रूल आता है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 10 सेकेंड्स भी नहीं लगते। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन एक कंपैरिजन के बेस पे क्वेश्चन है, आपको 4 मॉलिक्यूल्स के कोवेलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन करना है, यही सवाल है ना। यू हैव टू कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दिमाग में किस चीज की घंटी बजी? कंपैरिजन करना है कोवेलेंट कैरेक्टर्स का, या कंपैरिजन करना है आयनिक कैरेक्टर्स का? किस चीज की घंटी बजी? फजान्स रूल। आपको यहां पे फजान्स रूल चेक करना है। अच्छा, फजान्स रूल के अकॉर्डिंग आपको हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना है। हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब होगा हाईएस्ट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का डिस्टॉर्ट होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अब इन चारों में आप कंपेयर करोगे, एक चीज कॉमन दिखेगी। वो कौन सी चीज कॉमन दिख रही है? कैल्शियम। कैल्शियम कॉमन है। दैट मीन्स आपको क्या कंपेयर करना है? एनायन में इसका एनायन F माइनस, Cl माइनस, I माइनस एंड Br माइनस। व्हाट डू यू थिंक, इसमें से कौन से एनायन को पोलराइज करना आसान है? किस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना आसान है? मुझे तो सिंपल आता है, एनायन को डिस्टॉर्ट करना है। दैट मीन्स एनायन आपका बड़ा होना चाहिए ताकि आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाए। इसमें से सबसे बड़ा एनायन कौन सा है? आयोडाइड ऑफ कोर्स। दैट मीन्स आयोडाइड को डिस्टॉर्ट करना सबसे ज्यादा आसान है। जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा आयोडीन का, मतलब ये कैल्शियम है, ये आयोडीन है, आयोडीन बहुत बड़ा एनायन है, तो जितना ज्यादा ये डिस्टॉर्ट होगा इस तरीके से उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होगा। और सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट किस में होगा? ऑब्वियसली आयोडीन। अच्छा, क्यों आयोडीन? क्योंकि उसका साइज सबसे बड़ा है। ओके, तो इसका आंसर क्लियर कट सी है, कोई इश्यू ही नहीं होना चाहिए मतलब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस आर मोस्ट इजीली पोलराइज्ड? किस एनायन को पोलराइज करना आसान है? दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, कौन से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से खींचा जा सकता है? अच्छा, एक तो चीज मैंने बोली, एनायन बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा एनायन, और एनायन पे चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। बड़ा भी होना चाहिए, चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड कुछ ड्रॉ करता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, और यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 16 और 17 है। ये 16th ग्रुप है, ये ग्रुप 16 है, और ये ग्रुप 17 है। मैंने ग्रुप 16 और ग्रुप 17 ड्रॉ किया पीरियोडिक टेबल का। अब इसको देख के क्या समझ आया? सबसे बड़े एटम्स कौन से होंगे? सबसे बड़े एटम्स कौन से होंगे? इन सब में से सबसे बड़ा एटम कौन सा है? टेलोरियम। जितना नीचे जाओगे उतना साइज बड़ा होगा। एक तो सबसे बड़ा भी है और उस पर चार्ज भी क्या है? 2 माइनस का। तो आंसर हो गया ना यही। अगर यहां पे एक ई ऑप्शन भी ऐड कर दूं ना मैं, आयोडीन की,
I माइनस, एक और ऐड कर देता हूं, फिर भी आंसर Te2 माइनस ही है। क्यों? क्योंकि आप देखो अगर इन दोनों में भी कंपेयर करोगे, ये जो दो ब्लैक सर्कल्ड आयंस है इनमें भी कंपेयर करोगे, ग्रुप 16-17 में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगल बगल वाले एटम्स है। टेलोरियम और आयोडीन के अंदर साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चार्ज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आयोडीन पे चार्ज -1 का है, टेलोरियम पे चार्ज -2 का है। चार्ज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डबल का डिफरेंस है, बट साइज में अगल बगल वाले एटम्स हैं उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्लियर कट Te-2 है, कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। आपको एक चीज तो समझ आती है ना, मतलब मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि क्लोराइड तो आंसर नहीं होगा, तो छोटा आयन है। आसानी से पोलराइज होने के लिए साइज ऑफ एन आयन ज्यादा होना चाहिए, चार्ज ऑन एनायन भी ज्यादा होना चाहिए। चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, साइज भी ज्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों फैक्टर से सोचो ना आंसर क्या होगा। चार्ज ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, टेलोरियम का -2 है, ठीक है। अच्छा वो तो सिलेनियम का भी -2 है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर करो, सिलेनियम और टेलोरियम में सिलेनियम छोटा है, टेलोरियम बड़ा है। सिलेनियम से नीचे आता है टेलोरियम, तो सिलेनियम से ज्यादा बड़ा टेलोरियम है, ठीक है। तो टेलोरियम आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज वेरी वेरी ओके, ठीक है। साइज और चार्ज ये दो फैक्टर्स होते हैं, इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे आप जज कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, बहुत चार कैटायन दिए हुए हैं, इनमें से खिंचाव करने की खिंचाव की शक्ति किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है, इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की जो शक्ति है, वो किसकी ज्यादा है? अरे जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसको वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा अपनी तरफ। किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? एल्यूमिनियम पे। मतलब बहुत ही फटाफट आंसर आते हैं, बहुत ही फटाफट आंसर आते हैं, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, हमने बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है कि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग इफ वी वांट टू इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर हम किसी का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहिए हमें? 4 चीजें हम कर सकते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाने के लिए 4 चीजें कर सकते हैं। एक, साइज ऑफ कैटायन घटा सकते हैं। अगर कैटायन का साइज छोटा कर देंगे, कैटायन ज्यादा अच्छे से खींचेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा, साइज ऑफ एनायन बढ़ा सकते हैं, ये तो 2 बार डिस्कस हो गया कि अगर साइज एनायन का बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, उसको खींचना हमारे लिए रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो साइज ऑफ एनायन बढ़ना चाहिए। व्हाट अबाउट चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन? इन दोनों पे ही बात आ गई थी, दोनों ही बढ़ने चाहिए। कैटायन का चार्ज बढ़ेगा तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से खींच पाएंगे, मतलब उसके अंदर खींचने की पावर ज़्यादा होगी, बिकॉज चार्ज ज़्यादा है ना, तो पावर ज़्यादा होगी। अगर दूसरी तरफ एनायन पे चार्ज बढ़ गया तो दैट मीन्स एनायन पे जब चार्ज बढ़ेगा दैट मीन्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ेंगे, एनायन बड़ा होगा, एनायन बड़ा होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे, बड़ा भी हो जाएगा, तो उसको खींचना भी आसान हो जाएगा। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए और उसका साइज भी बढ़ गया, तो उसको खींचना भी आसान हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने अपने लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में या डाइपोल मोमेंट के उन फॉर्मूलों में, कन्वर्जन्स में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लेक्चर को पहले देखिए, ठीक है। एनीवेज रिपीट कर रहा हूँ मैं ये बात, तो आगे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट इज विच कॉम्बिनेशन विल गिव स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड किसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड किसका ज़्यादा होगा? आयनिक बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होता है? ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड इज बेसिकली
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। फिजिक्स में पढ़ाते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ऐसे मेजर करते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 का मतलब है एक के कांस्टेंट होता है, के एक कांस्टेंट है। Q1 मतलब पहले पार्टिकल का चार्ज, Q2 मतलब दूसरे पार्टिकल पे चार्ज, R का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये Q1 है, ये Q2 है, और इसमें डिस्टेंस कितना है R। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से R डिस्टेंस पे होते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होती है वो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होती है। अब मुझे एक चीज बता दो, चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज सबसे ज़्यादा आपको किस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है? मुझे तो बिल्कुल मतलब एक सेकेंड में दिख गया, आपको भी दिख जाना चाहिए। आंसर इज डी। इसमें दोनों ही चार्ज 2 + 2 और -2, मतलब दोनों ही 2 के चार्ज है। बाकियों में पहले वाले ऑप्शन में +1 -1 दोनों ही 1 1 के चार्ज है, दूसरे में एक 1 है दूसरा 2 है, तीसरे में पहला वाला 2 है दूसरा 1 है, इसमें दोनों ही 2 है। तो इसमें Q1 Q2 दोनों की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर Q1 Q2 दोनों की वैल्यू ज्यादा है तो इन दैट केस आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आयनिक इंटरेक्शंस आर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q की वैल्यू बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आई होप इट इज ओके, आई होप इट इज ओके विद एवरीबडी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब यहां पे ना एक नया कंसेप्ट आया विच इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। पहली स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ गया, एक नया कंसेप्ट यहां पे सीखने को मिलेगा। एक तो लैटिस एनर्जी है जो कि हमने समझ ली है, दूसरी हाइड्रेशन एनर्जी है वो हम सीख लेंगे। एक लैटिस एनर्जी और दूसरी हाइड्रेशन एनर्जी है। ओके, चलो हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। लैटिस की बात अगर जानना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन देखो, समझ आ जाएगा। यहां पे हम प्योरली हाइड्रेशन की बात करते हैं। बच्चों, हाइड्रेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when an ion is dissolved in water। अगर एक आयन को पानी में डाल दो तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे एनर्जी क्यों रिलीज होती है आइए देखते हैं। जैसे Na+ गैशियस आयन है आपके पास, Na+ गैशियस आयन है, आप इसको ऐड इन वाटर करते हो, आप एक गैशियस आयन को पानी में डालते हो तो देखो जरा फोटो कैसे बनेगी। Na+ की फोटो कैसे बनेगी? दिस इज योर Na+ जो आपने पानी में डाला है, ये हैं आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Na+ और ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको मैंने बहुत बार सिखा दिया है, अब तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता ही होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आई रिपीट माय क्वेश्चन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अब बोलोगे भैया कितनी बार तो आपसे बात हुई है, आपने बताया भी है कि FONCl, ये याद रखने को बोला था आपने, बिल्कुल ठीक बात है। ये टॉप 4 भुक्खड़ एटम है, टॉप 4 लालची एटम है, टॉप 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हमें पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉर श्योर। दैट मीन्स अगर इस डायग्राम में जाएंगे, हर एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? द आंसर इज पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये लालची ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन और इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड है ना, वो अपनी तरफ थोड़ा खींच के रखेगा। और सिंस ऑक्सीजन लालची है,
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन लालची है, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर खींच के रखेगा तो उस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। सारे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होगा बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव। समझ आ रहा होगा ये हमने पहले भी बहुत बार किया डाइपोल मूवमेंट निकालने के लिए। ऑक्सीजन का जो पार्शियल नेगेटिव है वो सोडियम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है ना, तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव है ये सोडियम के साथ, सोडियम के पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी इज रिलीज्ड। और इसी एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब समझ आ गया होगा, इसी एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इसका भी मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सेम लैटिस एनर्जी वाले मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ साइज ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, अगर कैटायन छोटा होगा, छोटा कैटायन मतलब कंसंट्रेटेड चार्ज, कंसंट्रेटेड चार्ज मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, ठीक है, समझ आ रहा है। छोटा कैटायन, सोडियम से भी छोटा कैटायन ले लेता अगर मैं, छोटा कैटायन मतलब कंसंट्रेटेड चार्ज, कंसंट्रेटेड चार्ज मतलब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, बिकॉज ये हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा अट्रैक्शन के कारण ही तो आ रही है। जितनी ज्यादा ये ग्रीन वाली अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, ये ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है सबको, जितना ज्यादा ये ग्रीन डॉटेड लाइन की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो बस वही लिख रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन अगर कम होगा, अगर साइज ऑफ कैटायन कम होगा तो इन दैट केस हाइड्रेशन एनर्जी भी, सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। सिमिलरली चार्ज ऑन कैटायन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, तो फिर से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। अगर यहां पे Na+ की जगह Mg2+ ले लेता, सोच के देखो समझ आएगा, Na+ की जगह Mg2+ ले लेता, Mg2+ अगर लिया होता तो ये ग्रीन लाइन की फीलिंग बताओ स्ट्रांग हो जाती और ज्यादा स्ट्रांग, बिकॉज बीच वाले के पास 2+ चार्ज है, तो ये ग्रीन लाइंस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती, और ज्यादा स्ट्रांग होती, दैट मीन्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, दैट मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती। सेम कहानी एनायन के साथ भी, जैसे कैटायन को सॉल्वेट कर रहे हैं वैसे एनायन को भी करेंगे। तो अगर साइज ऑफ एनायन घटेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, अगर चार्ज ऑन कैटायन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। दैट मीन्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने को मिली कि हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी आर इफेक्टेड इन सिमिलर मैनर। ठीक है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी बिल्कुल सेम मैनर से इफेक्ट हो रही हैं। अब मेरे ख्याल से इसका आंसर आपको समझ आ ही जाएगा। बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज विद आयनिक साइज, बिल्कुल ठीक, आयन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेंगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, घटेंगी, सॉरी, लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी घटेंगी विद इंक्रीज इन आयनिक साइज, ऐसे पढ़ो। अब थोड़ा क्वेश्चन ठीक कर दिया मैंने, लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों घटती हैं अगर आप आयंस के साइज को बढ़ाते हो, बिल्कुल ठीक है, सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट, लैटिस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बॉर्न हेबर साइकिल। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर आता है, ठीक है, उसमें हम बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ाते हैं। तो अभी के लिए तो याद रख लो, एक फैक्ट की तरह याद रख लो कि बॉर्न हेबर साइकिल नाम की एक चीज़ होती है जिससे आप लैटिस एनर्जी को मेजर कर लेते हो। अब इसके बारे में डिटेल्स नहीं हम पढ़ पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। अगला, इफ कैटायन इज लार्ज इन कंपैरिजन टू एनायन, अगर कैटायन बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल सीजियम की बात करते हैं, सीजियम
ठीक है, सीजियम बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है, देन लैटिस एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। दैट मीन्स अगर मैं सीजियम फ्लोराइड की एक और बड़े कैटायन कोई चूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे रुबीडियम है, इनकी लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी होगी, बिल्कुल ठीक है, आसपास वाले हैं, दोनों ही बड़े कैटायन है ना, एनायन सेम है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो लैटिस एनर्जी बहुत सिमिलर सी होगी। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप अदरवाइज भी सोच सकते हो, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है, आप ये भी सोच सकते हो कि अगर आपका कैटायन लार्ज है, फॉर एग्जाम्पल सीजियम है, एक तरफ सीजियम फ्लोराइड है, दूसरी तरफ सीजियम क्लोराइड है, तीसरी तरफ सीजियम ब्रोमाइड है, इन तीनों की लैटिस एनर्जी सिमिलर सी होगी, ठीक है, इन तीनों की लैटिस एनर्जी सिमिलर सी होगी। क्यों? द आंसर इज वेरी सिंपल, इन तीनों की लैटिस एनर्जी घटिया ही होगी। क्यों? क्योंकि आपको बताया ना, कैटायन छोटा होना चाहिए लैटिस एनर्जी अच्छे होने के लिए। इफ यू वांट कि आपकी लैटिस एनर्जी अच्छी हो तो कैटायन छोटा होना चाहिए लैटिस एनर्जी अच्छे होने के लिए। तो ये तो कैटायन तीनों में बड़ा ना, तो तीनों में लैटिस एनर्जी बर्बाद है, ठीक है, तो एक जैसी है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, तो एक बहुत ही बड़ा कैटायन ले लो तो लैटिस एनर्जी बेकार वैल्यू आती है सारे केसेस में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, 19-20 का फर्क आएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका आंसर डी होगा बच्चों। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट आयनिक, सबसे ज्यादा आयनिक। अब तो यार रट गया होगा, सबसे ज्यादा आयनिक कॉमन चीज क्या है? क्लोराइड, क्लोरीन इज कॉमन। इसमें कैटायन कौन है? Si4+, इसमें कार्बन 4+, इसमें लेड 4+, इसमें लेड 2+। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फजान रूल क्या बताता है? फजान रूल ये बताता है, पोलराइजिंग पार की बात करते हैं, पोलराइजिंग पार, इनमें से कौन सा कैटायन ऐसा है जिसके अंदर सामने वाले नेगेटिव चार्ज को खींचने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है? द आंसर इज सबसे ज्यादा पार कार्बन में है, बिकॉज एक तो चार्ज भी ज्यादा है 4+ है और साइज भी छोटा है। फजान रूल याद होगा, फजान रूल ये कहता है कि कैटायन, वो कैटायन सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पार रखता है, उस कैटायन के अंदर खींचने की शक्ति ज्यादा होती है जिसका साइज छोटा होता है और चार्ज ज्यादा होता है। इसमें दोनों है, इसमें चार्ज ज्यादा है 4+ है और इसका साइज छोटा है। इसी लॉजिक से अगला नंबर आएगा Si4+ का, उसके बाद नंबर आएगा Pb4+ का, उसके बाद नंबर आएगा Pb+2 का। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पार उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर। तो कोवेलेंट नेचर किस कंपाउंड की सबसे ज्यादा है? CCl4 की सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय SaCl4, फॉलोड बाय PbCl4, फॉलोड बाय PbCl2। क्वेश्चन में क्या पूछा है? आयनिक नेचर किसकी सबसे ज्यादा है? दैट मीन्स आयनिक नेचर कैसे निकालेंगे, इसका एकदम उल्टा आंसर हो जाएगा। CCl4 की आयनिक नेचर सबसे कम है, फॉलोड बाय SiCl4, फॉलोड बाय PbCl4, सबसे ज्यादा आयनिक नेचर PbCl2 की है। आंसर इज ए। आई होप आपको समझ आ रही है चीजें। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में मोस्ट कोवेलेंट नहीं पूछा है, ये गलती कर देंगे हम ये देखेंगे फजान्स रूल से जो आंसर आ रहा है ना, हम डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भी नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा है इसमें से किसका आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम है। फजान्स रूल किसका आंसर देता है? फजान्स रूल इस चीज का आंसर देता है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है। दैट मींस फजान रूल से आपको यह पता चलेगा कि CCl4 का कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है, बिकॉज कार्बन पे चार्ज भी ज्यादा है और कार्बन का साइज भी छोटा है, तो CCl4 का कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है, ये फजान रूल से पता चलेगा। और PbCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम है, ये पता चलेगा
फजान्स रूल से, मतलब इस स्टेट ये चीज पता चलती है फजान्स रूल से। बट आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं, आंसर आपका आयनिक कैरेक्टर पूछा हुआ है तो उसका आंसर रिवर्स करना पड़ेगा। फजान्स रूल से जो आंसर आता है उसका आंसर रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, ये कॉमन गलतियां देखो, एग्जाम में बैठे बैठे जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं, तो ध्यान लगाना है। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक हो जाती है इसके अंदर हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, LiCl इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवेलेंट कंपाउंड। फीलिंग से थोड़ा जानना पड़ेगा। लिथियम क्लोराइड, लिथियम प्लस, अरे बहुत छोटा है, कैटायन बहुत छोटा है और एनायन तो बड़ा ही है, क्लोराइड इज अ बिग एनायन। छोटा कैटायन बड़ा एनायन, दैट मीन्स मोर पोलराइजेशन। ठीक है, कैटायन छोटा है, एनायन थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा सा ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, मतलब बड़ा सा ही है। कैटायन तो छोटा है, दैट इज फॉर श्योर, कैटायन तो बहुत छोटा है। लिथियम प्लस तो बहुत ही छोटा है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक ही शेल है इसके पास। छोटा कैटायन और बड़ा एनायन, दैट मीन्स मोर पोलराइजेशन। मोर पोलराइजेशन ज़्यादा कैटायन एनायन के क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर पाएगा, दैट मीन्स मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमें फजान्स रूल से भी यही पता चलता है कि इसका कैरेक्टर अच्छा खासा होता होगा। तो पहली स्टेटमेंट हमें ठीक सी लग रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहली स्टेटमेंट से, ठीक सी लग रही है, तो इट सीम्स ओके, इट सीम्स ट्रू स्टेटमेंट, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट देखो, दूसरी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड क्लोरीन इज स्मॉल। अरे ये तो बहुत बुरी बात बोल दी इसने, लिथियम मेटल है बच्चों, लिथियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, दे हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। नॉन मेटल्स आर जनरली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्लोरीन तो होता ही है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे वो ऑर्डर याद होगा, FONCl, अब तो आत्मा में बस गया होगा ऑर्डर, कितनी बार तो देख लिया। तो इन चारों में से सब क्लोरीन लास्ट में दिख रहा है, बट ये टॉप 4 एटम्स हैं, टॉप 4 में क्लोरीन आ रहा है, दैट मीन्स क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लिथियम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज पक्के से फॉल्स। पहली ट्रू स्टेटमेंट है, दूसरी फॉल्स स्टेटमेंट है, पक्की बात है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी कैसे कंपेयर करते हैं मैं वापस से आपको बता देता हूं। फॉर इंक्रीज, या ऐसे लिख दो, इफ, पहले भी बताया दोबारा बता रहा हूं, या उसी पेज पे ले जाते हैं जहां पे हमने पढ़ा था। कौन सा पेज था वो? पेज नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो, ये आ गया। दोबारा से देख लो लैटिस एनर्जी की कहानी, ताकि फिर वो क्वेश्चन आसानी से हो जाए। लैटिस एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सिर्फ इतनी सी पार्ट पे फोकस करोगे तो भी काम बन जाएगा। लैटिस एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? साइज को कम करना पड़ता है। छोटा साइज होगा, अच्छी पैकिंग होगी, स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी, तो लैटिस एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स अच्छी होगी, पैकिंग के अंदर अट्रैक्शन फोर्स अच्छी होंगी, लैटिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लैटिस को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, रिलेशन समझ आ ही रहा होगा। तो चलो वापस चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये वाला। अब आपको लैटिस एनर्जी बतानी है। पहले ऑर्डर के अंदर एक चीज श्योर है, लिथियम इज सेम, लिथियम सेम है,
लिथियम सेम है, दैट मीन्स किसके बेसिस पे आंसर देना है? एनायन के बेसिस पे। चाहे कटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों के लिए रूल सेम है। साइज बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। आंसर आ रहा है सबका? लिथियम चारों में सेम है, लिथियम चारों के अंदर सेम है, तो कौन सी चीज वेरी कर रही है? द एनायन पार्ट इज वेरिंग। इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें आयोडीन है, तो एनायन वाला पार्ट वेरी कर रहा है। तो इस एनायन वाले पार्ट पे फोकस करो। अगर साइज एनायन का ज्यादा है तो लैटिस कम हो जाएगी, वही तो ऑर्डर लिखा है। ओके, चलिए यहां पे आंसर भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट, एक तरफ LiF है, दूसरी तरफ Li2O है। इसमें कांस्टेंट सेम चीज कौन सी दिख रही है? लिथियम। दोनों में लिथियम सेम है। वेरी कौन सी चीज कर रही है? एक में फ्लोरीन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। अब बच्चों, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऑक्सीजन के बगल में ही फ्लोरीन होता है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन है, ग्रुप 17 में फ्लोरीन है, अगल बगल होते हैं बिल्कुल। तो साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेफ्ट टू राइट अगल बगल है बिल्कुल। तो डिफरेंस किसका है? चार्ज का। इफ चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी बच्चों क्या होगी? चार्ज बढ़ा दिया तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। आंसर Li2O की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है LiF से। ठीक है, अगला सी पार्ट, BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2। इसके अंदर सेम चीज कौन सी दिख रही है? कौन सी चीज रिपीट हो रही है? दैट इज बेरिलियम। ये रिपीट हो रही है, दैट मीन्स आंसर किसके बेसिस पे देना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर से सेम लॉजिक लगेगा कि साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है। अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी घटनी चाहिए। साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, लैटिस कमजोर हो जाता है। छोटे साइज बेटर लैटिस, ज्यादा चार्ज बेटर लैटिस, ऐसे सोचना है। BeF2, BeO, सेम चीज कौन सी दिख रही है? Be। दैट मीन्स एनालिसिस किसके बेसिस पे करना है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। ये तो फिर से ये B वाला केस हो गया कि अगर आपका चार्ज ऑन एनायन बढ़ाओगे, एनायन पे चार्ज बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी। तो बाय लॉजिक आंसर शुड बी दिस। ठीक है, चार्ज बढ़ा दिया लैटिस एनर्जी बढ़ गई, साइज घटा दिया लैटिस एनर्जी बढ़ गई। दोनों केस में चार्ज बढ़ाया लैटिस एनर्जी बढ़ी, साइज घटाया लैटिस एनर्जी बढ़ी। ठीक है, आगे अब इसके अंदर क्या हो रहा है? कैटायन को वेरी किया जा रहा है, एनायन सेम है, देख पा रहे हो? एनायन इज फ्लोरीन और कैटायन को वेरी किया जा रहा है। एक तरफ लिथियम है, एक तरफ सोडियम है, एक तरफ पोटेशियम है। सिमिलरली कैटायन का साइज अगर बढ़ रहा है, इफ साइज ऑफ, इसमें भी वही लॉजिक आ गया, इफ साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, कैटायन का अगर साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी कम हो जाती है। ठीक है, अब नीचे वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे, क्लोराइड 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 सेम है, डिफरेंस किस में है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में। चार्ज तीनों पे +2 है। बेरिलियम पे भी चार्ज +2 का होगा, मैग्नीशियम पे भी चार्ज +2 का होगा, कैल्शियम में भी चार्ज +2 का होगा। चार्ज तीनों में +2 का होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स डिफरेंस क्या है? साइज का। अगेन सेम लॉजिक, साइज ऑफ कैटायन अगर आप बढ़ाओगे तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। दिस इज द आंसर। अगर कैटायन का साइज बढ़ाओगे, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम होता है और उसके नीचे कैल्शियम होता है, ये ग्रुप 2 है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम का साइज सबसे ज्यादा है,
तो उसकी जो लैटिस एंथैल्पी है या लैटिस एनर्जी है वो सबसे कम होगी। नेक्स्ट, BeO, MgO, CaO, Li2O, Na2O, K2O। ऐसा करते हैं, ये तो वैसे सिमिलर क्वेश्चंस हो गए, इनको आपस में कंपेयर करते हैं। अब ये 6 को आपस में कंपेयर करना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले 3 एक जैसे हैं, नीचे वाले 3 एक जैसे हैं। ऊपर वाले 3 में फर्स्ट रैंक किसका होना चाहिए, ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, जिसका साइज छोटा होगा। किसका साइज छोटा है, बेरिलियम का। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, इसकी। ये रैंक 1 होगा, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। मतलब ये ऑर्डर होगा। ये बात समझ आ रही है? साइज छोटा, सब पे चार्ज +2 का है, सब पे चार्ज +2 का है। साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा। बेरिलियम का साइज छोटा है, बेरिलियम का साइज छोटा है तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। सेम लॉजिक नीचे भी, लिथियम का साइज छोटा है तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। बात समझ आ रही है? बट अगर ओवरऑल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कैन यू कंपेयर दीज टू? वी कैनॉट कंपेयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप ये देखो, कैल्शियम का साइज बड़ा है, बट साइज बड़ा है तो लैटिस एनर्जी, मतलब अगर मैं CaO और Li2O को कंपेयर करना चाहूं तो साइज के अकॉर्डिंग, ये देखो ये कोई सिंपल एनालिसिस नहीं है तो ध्यान देना। साइज के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ साइज फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज फैक्टर ओनली, सिर्फ साइज फैक्टर को सोचोगे तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगी। ठीक है? देन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फैक्टर ओनली, चार्ज फैक्टर से देखोगे तो लैटिस एनर्जी कैल्शियम वाले की ज्यादा आएगी, बिकॉज कैल्शियम पे चार्ज +2 का है, लिथियम पे चार्ज +1 का है। तो अगर आप चार्ज के हिसाब से सोचते हो तो आंसर शुड बी CaO। साइज के हिसाब से सोचते हो आंसर शुड बी लिथियम। फैक्ट बताता हूं आपको, जनरली चार्ज वाला फैक्टर ओवर रूल कर जाता है। ये वाला फैक्टर जनरली काउंट्स मोर। साइज वाले फैक्टर से ज्यादा चार्ज वाला फैक्टर काउंट कर जाता है। दैट मीन्स इसके थ्रू जो आंसर आएगा वही एक्चुअल आंसर हो जाता है। दैट मीन्स ये 3rd रैंक है, ये 4th है, ये 5th है और ये 6th है। ओवरऑल ऑर्डर आपको समझ आ गया है? इन 6 में कंपेयर करेंगे तो BeO, MgO, CaO, फिर उसके बाद Li2O, Na2O, K2O। ओके? तो ये 6 की इस तरीके से रैंकिंग है। Li2O और CaO को कंपेयर करना इट्स नॉट इजी। आई टोटली गेट इट, इट्स नॉट इजी। बट अगर मुझे आंसर मार्क करना ही था और एक तरफ साइज फैक्टर से आंसर आ रहा है, एक तरफ चार्ज फैक्टर से आंसर आ रहा है, मैं जनरली चार्ज फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता हूं। जहां पे समझ नहीं आता वहां पे चार्ज फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, 99% केसेस में आंसर आपका सही आ जाता है। ठीक है? चार्ज फैक्टर जनरली ओवर रूल्स द साइज फैक्टर। अगर दोनों से आंसर अलग अलग आ रहे हैं, गो फॉर द चार्ज वाला, नॉट साइज वाला। ठीक है? तो आई होप आज आपने सेशन में काफी कुछ नई नई और इंपॉर्टेंट चीजें सीखी होंगी। ठीक है? नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अब टेक केयर, बाय बाय।